जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र पटना बिहार से। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जो 25% योगदान था। 25% जो योगदान था विभिन्न देशों का, विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया था भारतीय संविधान के लिए, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं जो हमारे यहाँ अंग्रेज संशोधन करके जो कानून लागू किए, समय समय पर जो संशोधन होते रहा, उन संशोधनों के बारे में। और इसी क्रम में हम लोग 1935 के उस अधिनियम को पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम को, जिसके तहत संविधान में 75% अनुच्छेदों की चर्चा उसी से की गई है। यानी करीबन 250 प्लस अनुच्छेद या 250 के आसपास अनुच्छेद की चर्चा उसमें की गई है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध वो घटनाक्रम था जो कि बंगाल पे एक काला अध्याय लिखा। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया गया और जो सिराजुद्दौला थे उनको हरा दिया गया। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से उन्हें हरा दिया गया और पूर्ण रूप से बंगाल पर नियंत्रण करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जो कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में घटना घटी थी। इसी के जस्ट तुरंत बाद, इसी घटना के जस्ट कुछ वर्षों के बाद 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में एक युद्ध होता है, जो कि हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो हेक्टर मुनरो थे। उनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में काफी क्षति होती है भारतीयों की। और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है एक संधि के तहत होती है। उस संधि का नाम इलाहाबाद की संधि है। उसकी नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि है। और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 में एक संधि होती है इलाहाबाद में और इस संधि के तहत क्या किया जाता है? इस युद्ध को विराम दिया जाता है। और उस समय इस युद्ध के बाद जो काफी क्षेत्र थे, जो कि बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, इन 3 क्षेत्रों पर जो कर वसूलने का, जो टैक्स था, कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, जो कि पहले बंगाल तक सीमित थे। आप लोग देखिएगा, इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में ये लोग आए सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से, यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य हैं। और व्यापार से करते 1757 में इनके मन में ये मस्तिष्क में बीज उत्पन्न हुआ कि जहां से हम सामान को खरीद कर बेच रहे हैं, अगर वो हमारे ही अधिपत्य हो जाए, अगर वो मेरे ही अधिकार में हो जाए, तो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन प्रशासन मेरे कंट्रोल में रहेगा, सारा सिस्टम मेरे कंट्रोल में रहेगा। और इसी के तहत ये लोग अपना पैर फैलाने लगे। और पैर फैलाने के क्रम में इन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर जो छोटे छोटे खंडित छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास करने लगे। और कहीं तक ये प्रयास में ये लोग यथावत सफल भी रहे। अगर सफल नहीं रहते तो 190 सालों तक हमारे देश पर ये शासन नहीं करते। व्यापार तो अलग चीज है, व्यापार तो 1600 ईस्वी से ही कर रहे हैं। शासन करने की मैं बात कर रहा हूँ 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947 तक ये हमारे यहाँ 190 साल शासन नहीं करते। अगर हम में कमियां नहीं होती तो, आपस में एकता अगर होती तो ये चीजें देखने को नहीं मिलता। सिकंदर जैसा महान सम्राट है ना, जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, वो जब भारत के सामने घुटने टेक देता है, भारत के सामने नतमस्तक हो जाता है, तो फिर ये अंग्रेज किस गली के थे, है ना। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों में, भारतीयों में कमी थी, एकता का अभाव था। और इसी के कारण अंग्रेज हम पे फूट डालकर शासन करते रहे। आज भी देश की वही यथावत स्थिति है। अगर आप उसको समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि जो पहले की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। आज भले हम लोग स्वतंत्र देश में हैं, लेकिन अगर देखा जाए सिस्टम की अगर बात कही जाए तो आप लोग भली भांति इस बात से अवगत होंगे कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम किसके अधीन होता है और किसके कारण संचालन होता है। लोकतंत्र नाम की है, भले हम लोग को कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई है, लेकिन देखा जाए तो सिस्टम किनके हाथों में है। और जो चाहते हैं वो जिस तरीके से वो अपने हाथों से ममोड़ कर उस सिस्टम को चलाते हैं। और हम लोग सिर्फ गिने चुने लोग हो जाते हैं वोटिंग के लिए कि चलिए आपको मतदान देना है, लेकिन सही मायने में जो आम आदमी का अधिकार होता है वो अधिकार उसे मिल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं आपस में कमी है। राजनीतिक गलत इसलिए नहीं है, राजनीति को लोग बोलते हैं ना राजनीति गलत है, राजनीति गलत इसलिए है क्योंकि हम लोग जो कि शिक्षित होते, जो बुद्धिजीवी होते, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो एक साथ मिलकर अपने ताकत का प्रयोग नहीं करते हैं। राजनीतिक जो कर रहे हैं वो तो दलदल में है ही, वो तो उसका दुरुपयोग कर ही रहा है। लेकिन हम लोग जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो लोग ही अपने आप को ये सोचकर साइड कर लेते हैं कि राजनीतिक मेरे बस की चीज नहीं है। राजनीतिक हर किसी को जानना चाहिए, करिए या मत करिए, राजनीतिक हर किसी को जानना चाहिए। घर से इंसान राजनीतिक सीखता है, घर से
किसी दिन क्लास में हम चर्चा करेंगे कैसे घर से राजनीतिक लोग सीखता है। राजनीति सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, घर से, गांव से, मोहल्ला से, दोस्तों में, है ना, ये सब से राजनीतिक सीखता है लोग। अगर उसको आप सही तरीके से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बखूबी आप काफी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग उस चीज को समझ सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कर वसूलने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि आप कर को वसूल सकते हैं। समय बीतता गया, बीतते बीतते 1771 तक ये काफी अपना विस्तार कर चुके थे अंग्रेज बंगाल में, और एक अधिनियम लाए पूर्ण रूप से बंगाल को अपने अधीन करने के लिए। यहां तक कि भारत के विभिन्न जो राज्य थे उन राज्यों पर अधीन करने के लिए एक नीति बनाने के उद्देश्य से एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम का नाम हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो काफी इस चीज से परिचित होंगे, नहीं परिचित है तो चलिए आज हमारे माध्यम से आप परिचित हो जाए, उससे रूबरू हो जाएं आप। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया जाता है, और उस अधिनियम का नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इस एक्ट में पहले गवर्नर होते थे, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बने, भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बने, है ना। ये क्रम चला था और अलग अलग समय पर अलग अलग नियमों द्वारा किया गया था, जो कि क्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर होते थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत पहले गवर्नर जनरल बनने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। आप लोग को ये भी मैंने बताया था कि पहले गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित हुए वो गवर्नर कौन थे? यानी पहले गवर्नर थे बंगाल के, यानी अंतिम गवर्नर के रूप में इन्हें जाना जाता है, और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। वारेन हेस्टिंग्स को अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई में गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। यानी मद्रास जो था और बंबई था उस समय वहां के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन रहेंगे। यानी गवर्नर वहां रहेंगे, गवर्नर छोटा पद हुआ, गवर्नर जनरल बड़ा पद हुआ। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट छोटा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट है, उससे लोअर है सिविल है ना। वैसे ही गवर्नर जनरल हो गया, बड़ा पद हो गया। हर एक राज्य के लिए गवर्नर होंगे, लेकिन सबके लिए गवर्नर जनरल होंगे। तो गवर्नर जनरल के अधीन ही गवर्नर को कर दिया गया। जबकि पहले जो अलग व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्था में क्या थी? प्रेसिडेंसी होती थी। अलग अलग राज्यों में गवर्नर के जगह पर प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो कि अब गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। अब जो है गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है, और पहले प्रेसिडेंसी के रूप में काम किए करते थे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से काफी परिवर्तन आए, और इन परिवर्तनों के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम में कहा 1774 इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां में? तो ये उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना हुई थी। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे कोलकाता या कलकत्ता उस समय कहा जाता था। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई इसी 1774 के में, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके न्यायाधीश हुए एलिजा हेम जो हुए पहले न्यायाधीश के रूप में काम किए। पहले न्यायाधीश के रूप में कौन थे? एलिजा हेम। अगर पूछा जाए कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा हेम थे, जो कि पहले न्यायाधीश के रूप में काम किए। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया। इसी के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया। और इसी अधिनियम के तहत यही जो सिस्टम था, इसी के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। यानी जो भी अंग्रेज के कर्मचारी हुआ करते थे भारत में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी तरह का निजी व्यापार, जैसे आज मान लीजिए देखा जाए मेडिकल फील्ड में, तो गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं डॉक्टर लोग, वो साइड से अपना क्लिनिक चलाते हैं, है ना, साइड से अपना क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक पर ज्यादा समय देते हैं। जबकि अलग चीजों पर मतलब देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल जहां उनकी जॉब होती है वहां पर कम फोकस करते हैं। वैसे ही उस समय ऐसा नियम बनाया गया कि जो भी हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी होगा, वो कर्मचारी साइड से कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता है, निजी कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावे रिश्वत नहीं ले सकते हैं, घूस नहीं ले सकते हैं, कमीशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावे आप व्यापार नहीं कर सकते हैं और उपहार भी नहीं ले सकते हैं। उपहार वगैरह अगर किसी से लेना है, गिफ्ट वगैरह जिसको कहते हैं, गिफ्ट वगैरह भी आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया अपने कर्मचारियों पर। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना आपका 1773
अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम में ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। यानी इस अधिनियम को इसीलिए पारित किया गया कि ब्रिटिश शासन को काफी मजबूत बना दिया जाए, बेहतर बनाया जाए, और इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया। आगे देखते हैं 1781 का अधिनियम। फिर कुछ वर्षों बाद अंग्रेज ने फिर से एक अधिनियम पारित किया, और यह अधिनियम था 1773 में हुई कमियों को सुधारने के लिए। 1781 का अधिनियम को एक और नाम से जानते हैं, इसी अधिनियम को हम लोग कहते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर इसको बंदोबस्त कानून कहते हैं। बंदोबस्त कानून कहते हैं 1781 के अधिनियम को, जो कि 1773 के अधिनियम को सुधार करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में को संशोधन अधिनियम कहते हैं। यानी इस अधिनियम को क्या कहता है? संशोधन अधिनियम। 1781 के अधिनियम को संशोधन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कमियों को दूर करने के लिए, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां आई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया, तथा इसी के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, और इसका नाम दिया गया आपका बंदोबस्त कानून व्यवस्था। बंदोबस्त यानी 1781 के जो संशोधन कानून है उसी को बंदोबस्त कानून व्यवस्था भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होगा आपका बंदोबस्त कानून व्यवस्था 1781 के अधिनियम को कहा गया। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कोलकाता के उच्चतम न्यायालय के कार्य का निर्धारण करेंगे। यानी गवर्नर जनरल और कोलकाता के जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे, वो दोनों ही निर्धारण करेंगे आगे के कार्रवाई को कि क्या कार्रवाई कैसे करना है। यानी इस अधिनियम का संचालन करने का काम वही करेंगे, कार्य का निर्धारण वही करेंगे। राजस्व संबंधित मामले और राजस्व वसूली के मामले को न्यायालय से दूर रखा गया। यानी जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह वसूला गया, उन टैक्स से न्यायालय को दूर रखा गया, और इसी की वजह से मनमानी चाहे ढंग से अंग्रेजों ने हम लोगों पर कर वसूला, है ना। 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना लगान वसूला गया। आप लोग लगान अगर मूवीज देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आमिर खान किस तरीके से लगान से बचने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, है ना। काफी अच्छी रोचक मूवीज है, आप लोग समय मिले तो देखने का प्रयास करें। लगान, तो लगान में दिखाया गया है लगान के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेज लोग लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे, टैक्स। आज उसको टैक्स कहते हैं, कर बोलते हैं, लेकिन उसको मतलब पहले के भाषा में लगान ही कहा जाता था। तो लगान को रखा गया न्यायालय से दूर, इसलिए रखा गया न्यायालय से दूर ताकि लोग जाके केस न कर दें कि मुझसे ज्यादा लगान वसूला जा रहा है, उनसे कम लिया जा रहा है, मेरे से ज्यादा लिया जा रहा है ना। तो इस तरह से इसको न्यायालय से दूर रखा गया। ये गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया, न कि ये न्यायालय के हाथों में रखा गया। इसके तहत प्रतिबंधित न्यायालय अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के दायरे में रहेंगे। यानी जो प्रांतीय जो क्षेत्र है, प्रांतीय यानी छोटे जो क्षेत्र हो गए, बड़े क्षेत्र नहीं, छोटे क्षेत्र जो हो गए, वो गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, न कि न्यायालय के अधीन रहेंगे। क्योंकि अगर उनके साथ शोषण वगैरह होता है तो न्यायालय उन पर इंटरफेयर करता था, लेकिन गवर्नर जनरल उनकी बातों को नजरअंदाज करते थे, उनको सुनते नहीं थे, उनको मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे। इसीलिए उसको छोटे प्रतिबंधित क्षेत्रों को न्यायालय से दूर रखा गया। ये तमाम चीजें थी आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, और आप लोगों से यही प्रयास है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप लोग नोट पॉइंट बनाएं, और उसको आप लोग सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें, अध्ययन करें, और भी जहां से हो सके इस चीज के बारे में मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि इससे जुड़े हुए चीजों को आपके सामने रख दूं, लेकिन आप भी प्रयास करें और बुक वगैरह चीजों को एनालिसिस करें, और इससे संबंधित सारी चीजों को, तथ्यों को अपने सामने संग्रह करने का प्रयास करें, ताकि किसी भी तरह के एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और दूसरी गुड न्यूज, आप लोग जानते होंगे बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग इसके लिए दक्ष हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 20 जून से। 20 जून से आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन 12 पास है, 12 पास होने चाहिए, परसेंटेज का कोई मायने नहीं होता है, 12 पास होने चाहिए कोई भी नागरिक इसको फॉर्म को भर सकते हैं। भर के तैयारी अच्छे से कीजिए। इसका मेरिट जो होता है वो फिजिकल बेस पे होता है, यानी फिजिकल में आपका अच्छा नंबर आता है तो आपका मेरिट बन जाता है, लेकिन पासिंग के लिए आपके पास ये नंबर बेस होता है, यानी क्राइटेरिया दिया जाता है कि उस क्राइटेरिया को आप पार करते हैं तो आपका रिटर्न का रिजल्ट होता है। उसके बाद आपकी फिर फिजिकल होती है, मेरिट बनता है फिजिकल पे, लेकिन पास आउट होने के लिए आपको रिटर्न में अच्छे अंक हासिल करने होंगे। तो काफी गोल्डन चॉइस है, चांस है आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। वैकेंसी भी काफी अधिक है, 21,000 प्लस है, तो आपके पास गोल्डन चांस है। जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं वैसे लोग इसको 20 तारीख से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और तैयारी अच्छी कीजिए। तैयारी अच्छी कीजिए। इसके लिए साइंस वगैरह आपको चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीके जीएस वगैरह चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, इंग्लिश से भी क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी को कॉम्बिनेशन करके, ऐसे तो हिंदी ज्यादा पूछता है, इंग्लिश कभी कभी देखा गया 1-2-4 क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे जनरली हिंदी ही होता है 10 क्वेश्चन। तो आप ये सब चीजों को देखें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग जो नए तैयारी करने वाले हैं, जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तैयारी का अनुभव होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, मार्केट से बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट्स
यानी पीछे के 10 साल 15 साल 20 साल का जो भी एग्जाम लिया गया उसका सेट है उसको लेके सबसे पहले घर पे प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। और ये ऑफलाइन एग्जाम होती है, भी मैं आपको बता दूं, तो ऑफलाइन के लिए आपको जो पेज होता है उस पर आपको कलर करने का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो घर पे हो सके तो पर डे का सेट को आप कलर करके ही बनाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में समय का अभाव ना महसूस हो। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी घर पे सेट वगैरह मारते नहीं है, इसे टिक आउट करके मारते हैं, रंगते नहीं है, तो एग्जाम में जाते हैं तो समय की उनके काफी अभाव हो जाती है, इस वजह से काफी प्रश्न छोड़ देते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखना है आपको, और इसके आधार पे आप मेहनत कीजिए और निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी अगर आप समय देते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको आप समय दिए और आपको प्राप्त नहीं होती है, हर चीज समय मांगता है ना। जिसको आप समय देते हैं वो आपको अपना होता है, जिसको समय नहीं दीजिएगा तो अपना भी पराया हो जाता है। देखते होंगे आप रिलेटिव वगैरह को अगर कॉल नहीं करते हैं, बातचीत नहीं होती है, तो वो लोग भी आपसे डिस्टेंस मेंटेनेंस कर लेते हैं, है ना। किसी भी रिलेशन में समय देना काफी जरूरी होता है, तो ये भी आपका एक रिलेशन ही है आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए। तो आप इसको समय दें, समय देंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। समय नहीं दीजिएगा तो फिर तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, कर्म ही आपका प्रधान होगा। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में नई दास्तान के साथ, नए जानकारियों के साथ। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।